Good morning students. बेटा today we will start our chapter number 11 force and energy. आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड एनर्जी. ठीक है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे पहले वो देखते हैं. तो बेटा इसमें हम क्या क्या सीखेंगे. फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस कि फोर्सेस के टाइप कौन कौन से होते हैं. व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या होते हैं और एनर्जी के टाइप्स. ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे. एंड इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है आपकी वीडियो, ये जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम समझेंगे फोर्स क्या है और इनके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो बेटा अब तक आपने जब पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को अगर हम पुल करते हैं या पुश करते हैं, खींचते हैं या धक्का लगाते हैं, वी हैव टू अप्लाई फोर्स. हमें उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, डिफरेंट फोर्सेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जो एक बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं और उनको उस बॉडी के ऊपर अलग अलग तरीके से वो इफ़ेक्ट डालते हैं. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो, और वो किस तरह से बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे आज. ठीक है, सबसे पहला फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स या फिर हम इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन. ठीक है, तो बेटा देखो आपने देखा होगा जब सर्दियों में आपको ठंड लगती है तो आप अपने हैंड्स को, दोनों हाथों की जो हथेलियाँ हैं, पाम्स हैं उनकी, उनको आप रब करते हैं, रगड़ते हैं आपस में. एंड जब आप उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपकी फ्रिक्शन के कारण आपके हाथ गर्म हो जाते हैं. फ्रिक्शन यानी जो अगर रफ सरफेसेस जिसमें थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा सरफेस है, वहाँ पे अगर आप उसको रब करेंगे, दो सरफेसेस को आपस में रब करेंगे तो क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होता है जिसके कारण वो चीज़ गर्म हो सकती है. या फिर जैसे इसी तरीके से जब हम चलते हैं तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही चल पाते हैं. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आई. वो फोर्स जो दो अनइवन सरफेस को रब करने पे पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. तो क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स. फ्रिक्शन वो फोर्स है दैट अकर्स व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस रब अगेंस्ट ईच अदर. जो कब होते हैं, जब दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट या दो सतह सरफेस आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ खाते हैं. दो चीज़ों का अगर हम रगड़ते हैं आपस में तो क्या पैदा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स. स्मूथ सरफेसेस कॉज लेस फ्रिक्शन. जो स्मूथ होते बिल्कुल समतल होंगे, इक्वल होंगे, वो सरफेसेस पे फ्रिक्शन कम होता है. वेयर एज जबकि रफ सरफेसेस कॉज मोर फ्रिक्शन. यानी जितना रफ होगा सरफेस, उनको आप दो रफ सरफेसेस को आपस में रगड़ोगे उनमें ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होता है. ठीक है, अब क्या कहते हैं, वी कैन स्केट वेरी इजीली ऑन आइस विच इज़ स्मूथ सरफेस. हम जब आइस के ऊपर स्केटिंग करते हैं तो हम बहुत आराम से, जैसे ये देखो ना, ये आपने देखा इस पिक्चर में, ये आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत आसानी से होता है. क्यों, आइस बिल्कुल स्मूथ है, प्लस जो स्केट्स हैं इनकी जो अगर आप बॉटम देखेंगे तो इनकी बॉटम भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है. तो दो स्मूथ सरफेसेस आपस में जब रब करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम पैदा होता है. तो इस वजह से आइस पे स्केटिंग करना ज़्यादा इजी हो जाता है. ठीक है, वेयर एज नॉट दैट ईजी ऑन द रफ सरफेस सच एज कारपेट और अ ग्रास फील्ड. वहीं अगर आप कारपेट या ग्रास फील्ड पे अगर आइस की बजाय जैसे ऐसा घास पे या ज़मीन पे या कारपेट पे अगर आप स्केट करते हो तो वो इतना ईजी नहीं होता. क्यों, क्योंकि ज़मीन कहीं ना कहीं हमारी अनइवन होती है और उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होता है. ठीक है, समझ में आया. अब क्या है कि देयरफॉर वी कैन से, इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो कारपेट है या ग्रास है कॉजेज मोर फ्रिक्शन देन आइस. वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है आइस के कंपैरिजन में. क्यों होती है ज़्यादा, क्योंकि वो क्या है, रफ है. क्या रफ है, कारपेट एंड ग्रास. और आइस क्या है, स्मूथ सरफेस है. इस वजह से उन पे फ्रिक्शन, आइस पे फ्रिक्शन कम होती है एंड कारपेट एंड ग्रास पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है. समझ में आया. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन इस एक फोर्स का प्रकार है, एक काइंड है दैट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे असर डालता है. यानी कम फ्रिक्शन थी तो स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो स्पीड थोड़ी कम होगी. ठीक है, एंड नॉट द डायरेक्शन. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है किसके ऊपर असर डालता है, स्पीड के ऊपर. फ्रिक्शनल फोर्स किस पे इफेक्ट करता है, स्पीड पे. डायरेक्शन पे इफेक्ट नहीं करता. अगर आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप इसी डायरेक्शन में जाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स उसको अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, वो सिर्फ स्पीड कंट्रोल करता है. फ्रिक्शन स्लोज डाउन ऑब्जेक्ट्स. जो फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा स्लो होगी, धीरे हो जाएगी. इट प्लेज अ मेजर रोल इन हर लाइफ. हमारी ज़िंदगी में भी जो फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे करता है, देखो. सबसे पहला, जब आप चलते हैं वी नीड फ्रिक्शन. हमें
चलने के लिए भी फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ देयर वाज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, वी वुड बी स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग अवे ऑन एवरीथिंग। हम क्या कर रहे होंगे, या तो फिसल रहे होंगे और हर एक चीज़ के ऊपर से, मतलब जैसे फिसलते हुए गिरते हैं जब, जैसे कभी आपने बेटा देखा होगा बारिश के मौसम में जब बारिश हो जाती है तो कई जगह आपके जैसे पैर स्लिप कर जाते हैं। जब आप जैसे गली में जा रहे होते हो तो कुछ ऐसी जगह होते हैं वहाँ पे पैर स्लिप कर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो टाइल्स होती है, अपनी फ्लोर की टाइल्स होती है ना, तो जितनी ज़्यादा स्मूथ टाइल्स होंगी, फिसलते उस पर हम स्लिप उसी टाइल पे बहुत ज़्यादा करते हैं, स्लिपिंग उस पर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम उतने ज़्यादा फिसल जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, वी कैन नॉट वॉक ऑन आइस वेरी वेल, हम बर्फ़ पे बिल्कुल अच्छे से नहीं चल सकते, बिकॉज आइस इज़ सो स्मूथ, आइस बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है एंड फ्लैट भी होती है। दैट वेरी लेस फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स एंड आइस इज़ प्रोड्यूस। इस वजह से क्या होता है कि अब बर्फ़ के ऊपर बहुत कम फ्रिक्शन पैदा होती है, मेकिंग इट हार्ड टू वॉक ऑन आइस, जिस वजह से हमें आइस पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा बेटा, आपने कभी अपने जो शूज़ हैं उनके सोल देखे हैं? शूज़ के सोल पे क्या होगा, ऐसे आपको मार्किंग मतलब जगह दिखाई देती है ना बीच में से, यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा हो जाएगा, बीच में गैप हो जाएंगे, फिर उठा हुआ हिस्सा ऐसे बन जाएगा। तो जो शूज़ के सोल्स होते हैं, आपकी तली होती है, उन पे ऐसे अलग अलग ऐसे डिज़ाइन से, पैटर्न से बने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये अनइवन सरफेस ही तो हुआ, देखो कहीं से ऊंचा उठा हुआ है, कहीं पे जगह मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे खाली स्पेस है। तो ये अनइवन सरफेस क्या करता है, फ्रिक्शन अप्लाई करता है। ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, हम आराम से चल पाएंगे। और वहीं अगर आप अपने पुराने शूज़ देखेंगे तो उसमें यही जो सोल है ये घिस जाता है। ठीक है, टाइम के साथ घिस जाता है, एंड जो ये आपकी जो सोल है वो छोटे होने उसमें जो गैप है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जब हम उनको पहन के चलते हैं तो हम फिसलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब सेकंड देखो, वी नीड फ्रिक्शन टू राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर विद पेंसिल। अगर हमें पेंसिल से लिखना भी है तो भी हमें फ्रिक्शन की नीड होगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पेंसिल स्लिप कर जाएगी और हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें पेपर पे लिखना है तो भी हमें फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया, ए पेंसिल इरेजर ऑल्सो यूजेस फ्रिक्शन टू रब ऑफ मिस्टेक्स रिटर्न यूजिंग ए लेड पेंसिल। पेंसिल का जो इरेजर होता है अपना, उससे भी तो हम इरेज करते हैं जब, तो वो कौन सा फोर्स यूज़ करता है, फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ करता है। रबिंग द इरेजर ऑन द लेड वियर आउट द इरेजर ड्यू टू फ्रिक्शन। जब हम इसको इरेजर को जब रब कर रहे होते हैं, रगड़ रहे होते हैं पेपर पे, तो जैसे आप देखते हैं ना टूटना स्टार्ट हो जाता है, वियर आउट मतलब घिसना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना हम उसको यूज़ करते रहते हैं वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल देखो, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ यूज़ होता है। फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर ड्राइविंग अ कार। कार चलाने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो टायर होंगे, मतलब रोड और टायर के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो कार है वुड नॉट स्टार्ट मूविंग एंड द टायर्स वुड जस्ट स्पिन। तो जो कार है वो तो चलेगी नहीं, लेकिन जो टायर है वो अपने आप ही स्पिन करेंगे क्योंकि फिसलते चले जाएंगे वो। ऑल्सो इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड द टायर दैट कॉज द कार टू स्टॉप। तो वो कहे यही कारण है कि जब हम टायर के ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक के साथ वो टायर, मतलब जब फ्रिक्शन होता है उसी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो टायर मूव करना रोक देता है। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट है, फ्रिक्शन हेल्प्स द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन टू स्टे ऑन द रेल्स ऑफ द ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक होता है तो जो रेल के जो व्हील्स होते हैं फ्रिक्शन के कारण ही वो ट्रैक के ऊपर रह पाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हमने देख ली कि डेली लाइफ में कैसे हम फ्रिक्शन यूज़ करते हैं। तो क्या है, देयर दो फ्रिक्शन इज़ नीडेड फॉर मैनी थिंग्स, कि हमें पता है कि फ्रिक्शन बहुत सारी चीज़ों के कारण में यूज़ होता है। इट कैन ऑल्सो बी प्रॉब्लम इन मैनी सिचुएशंस। कई बार ये फ्रिक्शन हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। कैसे, फ्रिक्शन इज कॉज व्हेन टू सरफेसेस रब टुगेदर। आपको पता है कि जब दो चीज़ें आपस में रब करती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। रबिंग क्रिएट्स टुगेदर क्रिएट्स हीट। लगातार किसी चीज़ को आपस में रगड़ने से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। दिस हीट कैन कॉज लॉट ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी पार्ट्स। और इस गर्मी जो हीट जो प्रोड्यूस हुई है इसकी वजह से क्या होगा कि जो मशीन के कुछ पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, वियर एंड टीयर यानी मशीन के वो पार्ट्स ख़राब होना स्टार्ट कर जाते हैं।
सेकंड देखो प्रॉब्लम क्या है, फ्रिक्शन में एक्स मूवमेंट डिफ़िकल्ट, फ्रिक्शन के कारण मूवमेंट डिफ़िकल्ट भी हो जाती है। हैंस व्हेन यू वांट टू मूव ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू ओवरकम द फ्रिक्शन टू अलाउ मूवमेंट। जब भी आपको किसी चीज़ को मूव करना होगा तो आपको फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए लॉड है, एक मतलब ऑब्जेक्ट है जिसको हमें पुश करना है, फोर्स करना है, तो हमें फ्रिक्शन इस साइड लगाए। तो अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे तभी हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्रिक्शन लेड्स टू अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी एनर्जी वेस्ट भी होती है। अ व्हीकल नीड्स एक्स्ट्रा फ्यूल टू गेट पावर टू ओवरकम फ्रिक्शन। जो व्हीकल होते हैं उनको ज़्यादा फ्यूल लगाना पड़ता है ताकि वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएँ। ठीक है, ताकि वो मूव कर सके, क्योंकि फ्रिक्शन जब तक होगा तो हम मूव नहीं कर सकते ना उस चीज़ को। तो इसी तरह से जो कार्स वगैरह उसमें फ्यूल ज़्यादा लगता है अगर सरफेस पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो तो। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूज टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। अलग अलग तरीके से हम जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले बाय अप्लाइंग अ लुब्रिकेंट टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विच। लुब्रिकेंट यानी जैसे ऑयल, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ऑयली है, चिकना है कोई चीज़, उसको लुब्रिकेंट को हम दो सरफेसेस के बीच में लगा के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा मेथड क्या है, बाय स्मूदिंग द सरफेसेस। जो दो सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको स्मूथ करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। रफ सरफेसेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है ना, जब हम इस सरफेस को ही स्मूथ कर देंगे तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ फोर्स वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म। दूसरा टाइप कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी जो चुंबक से जो फोर्स होता है, चुंबकीय फोर्स बोलते हैं इसको। तो मैग्नेट से क्या होता है, लोहा अट्रैक्ट होता है तो लोहा मैग्नेट से क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है, तो वो कौन सा फोर्स कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या है, मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स। मैग्नेटिज्म एक वो फोर्स है जिससे कोई ऑब्जेक्ट उसकी मैग्नेट की तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसकी तरफ आती है, खिंच जाती है। मैग्नेट्स हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी टू पुल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन एंड निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो मैग्नेट के पास जो ये मैग्नेट है, आपने देखा होगा मैग्नेट तो चुंबक आपने बहुत बच्चों ने देखी होगी, आपके टॉयज़ में भी मिलती है मैग्नेट। तो मैग्नेट में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो आयरन लोहे को और निकल की चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, और इस पुल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड टाइप फोर्स क्लियर। नाउ थर्ड टाइप ऑफ फोर्स, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। नहीं तो बेटा हम जैसे अभी आपने देखा, आप अगर पेंसिल कुछ अगर आपके हाथ में पेंसिल आप उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या करती है, ज़मीन पे जाके गिरती है। इसी तरीके से अगर आपने देखा हो तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में अगर आप पेंसिल छोड़ दोगे तो स्पेस में वो पेंसिल नीचे हिट नहीं करेगी, वो स्पेस में ही फ्लोट करने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। तो ग्रेविटी क्या है, एक ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपने जो अर्थ है अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद विच द अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ अपने सेंटर की तरफ चीज़ों को खींचती है। विदाउट ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी ना हो, वी वुड नेवर बी एबल टू कीप आवर फीट ऑन द ग्राउंड। हम ज़मीन पे अपना पैर रख ही नहीं पाएंगे, और इवन मूव ऑफ द ग्राउंड, और मतलब हम ग्राउंड से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। ठीक है, लुक एट द टू पिक्चर्स बिलो। आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें जो ज़्यादा फोर्स लगता है, वहीं अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्पीड से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि कैसे अगर हम अगेंस्ट ग्रेविटी यानी अर्थ क्या करेगी, जैसे अर्थ है, अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ फेंकेंगे तो ये अपनी तरफ खींचेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी की तरफ आता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, वहीं अगर हम अर्थ से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भेजेंगे तो हमें स्पीड फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इन दो पिक्चर्स में। प्रतीक इज़ फाइंडिंग बाइकिंग अप हिल अ मोर डिफिकल्ट टास्क देन बाइकिंग डाउन हिल। वाई। इन जैसे दो पिक्चर दी गई हैं, इसमें क्या है, एक तो पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चा, जैसे प्रतीक है ये पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा रहा है, और अब प्रतीक वापस आ रहा है। तो ये क्या करता है, जब ऐसे चलाता है तो इसको पता चलता है कि बाइक मतलब जो साइकिल है उसको पहाड़ी के ऊपर चलाना ज़्यादा मुश्किल है पहाड़ी से नीचे आने की बजाय।
और ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज द अर्थ पुल्स अस डाउन टूवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है। इसी वजह से इट बिकम्स हार्ड टू बाइक अप हिल, इस वजह से अगर हमें ऊपर जाना है तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम बाइक डाउन हिल करें यानी पहाड़ी से नीचे की तरफ आएँ तो स्पीड हमारी तेज़ हो जाती है। क्यों तेज़ हो जाती है? क्योंकि अर्थ कीप्स पुलिंग अस डाउन टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती रहती है। ठीक है, तो बेटा ये आपका डन। इसी तरीके से जो मैंने ग्रेविटी में आपको बताया था कि मून हैज़ लेस, जैसे हमें स्पेस के बारे में बताया था, स्पेस पे चलना, स्पेस में जब जाते हैं तो चलना इजी होता है। अपने मतलब हम बहुत इजीली थोड़े से स्टेप लेके काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, क्यों वहाँ पे ग्रेविटी कम है, जबकि अपनी अर्थ पे ग्रेविटी उसके कंपेरेटिव ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है, जैसे मून का दिया हुआ है तो मून में क्या है, मून हैज़ लेस ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी कम है बिकॉज इट इज़ स्मॉलर देन दी अर्थ, क्योंकि ये अर्थ से छोटा है। एस्ट्रोनॉट्स लाइक वॉकिंग ऑन द मून, एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? जो अपने स्पेस में जाते हैं, तो वो चांद पे चलना उनको बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज क्योंकि दे फील लाइटर देयर, उनको वहाँ पे बहुत हल्का फील होता है ड्यू टू लेसर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो आपकी टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज है, आपको ये टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है, प्लस कीवर्ड्स आपको लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।